हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेटेस्ट चेंज द फ्यूचर। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एनसीएफ 2005। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एनसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है। कई बार एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि एनसीएफ की फुल फॉर्म क्या है। एनसीएफ, एन का मतलब नेशनल, सी का मतलब करिकुलम, एफ का मतलब फ्रेमवर्क। नेशनल यानी कि राष्ट्रीय, करिकुलम यानी कि पाठ्यचर्या, फ्रेमवर्क यानी कि रूपरेखा, यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। अंग्रेजी में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। ये तो होगी एनसीएफ की फुल फॉर्म। इसके बाद एनसीएफ के अर्थ के बाद इसकी क्या परिभाषा है, यानी इनके उद्देश्य क्या हैं, ये किस लिए बनाया गया, इसको बनाने के पीछे उद्देश्य क्या था, इन सब चीज़ों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद घंटी का बटन भी दबाइए। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था। जब भी एनसीएफ के बारे में बताया जाता है तो एनसीएफ बनाने के बाद इनका मेन यही उद्देश्य था कि बच्चा कोई भी चीज़ सीखे तो उसको खुद से करके सीखे, यानी एनसीएफ का मुख्य उद्देश्य करके सीखने पे बल देना था। ये भी एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि एनसीएफ का मुख्य उद्देश्य क्या था, कि एनसीएफ का मुख्य उद्देश्य था करके सीखने पर बल, यानी बच्चा खुद करके सीखे। अब एनसीएफ के बारे में देखिए डिटेल से। एनसीएफ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया मुख्य रूप से पाठ्यक्रम पर निर्भर करती है। हमें पता है कि हमें कोई भी टीचर क्लास में कैसे पढ़ाता है कि जैसा उसका पाठ्यक्रम होगा, पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ाया जाता है। लेकिन वास्तविक रूप से पाठ्यक्रम ही वो साधन होता है जो कि अध्यापक और विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करता है। अध्यापक का मार्गदर्शन ऐसे होता है कि बच्चों को क्या पढ़ाना है और किस लेवल पे पढ़ाना है, यानी कौन सी क्लास तक कितना ज्ञान देना है, ये मार्गदर्शन होता है। और विद्यार्थियों भी कितना ज्ञान ग्रहण कर सकता है, ये उनका मार्गदर्शन होता है। इसके बाद राष्ट्रीय पाठ्यचर्या दस्तावेज का प्रारंभ प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री, नोबेल पुरस्कार विजेता और राष्ट्रगान के निर्माता रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने हमारा राष्ट्रगान बनाया था। रविंद्रनाथ टैगोर की इनका एक निबंध था, सभ्यता और संस्कृति। इसका एक उदाहरण था, कौन सा, कि सृजनात्मकता और उदार आनंद बचपन की कुंजी है और नासमझ वयस्क संसार द्वारा उनकी विकृति का खतरा है। ये एक उदाहरण से ही एनसीएफ लिया गया है। इसको देखते हुए ही एनसीएफ 2005 बनाया गया है। और ये कृति किसकी थी? रविंद्रनाथ टैगोर की। यानी अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि एनसीएफ 2005 किसकी मुख्य कृति से लिया गया है, यानी किसकी रचना से लिया गया है, तो आप बताना रविंद्रनाथ टैगोर की रचना थी सभ्यता और संस्कृति, इसके द्वारा लिया गया है। इसके बाद एक मुख्य प्रश्न ये आता है कि इसकी जो एनसीएफ 2005 बनाया गया था, इसके लिए पहले कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसके लिए पहले कमेटी गठित की जाती है। वो कमेटी किसके नेतृत्व में गठित की गई थी? तो एनसीएफ 2005 की कमेटी प्रोफेसर यशपाल के नेतृत्व में गठित की गई है। वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको अच्छे से याद रखना। पहली चीज़ रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में और दूसरी प्रोफेसर यशपाल के बारे में, यानी इसकी कमेटी का नेतृत्व किसने किया था। अब हम पढ़ेंगे कि एनसीएफ का मुख्य सूत्र क्या है। वो मुख्य उद्देश्य था करके सीखने पर बल देना। लेकिन अब क्या है एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र, कि बिना बोझ के शिक्षा, यानी शिक्षा बिना बोझ के, यानी उसके बस्तों का बोझ कम करना है। लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी बिना बोझ के शिक्षा देनी है। अब तक फ्रेंड्स हमने 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट पढ़ी है जो एग्जाम्स में ज़्यादा पूछी जाती है एनसीएफ के बारे में। पहला था इसका मुख्य सूत्र क्या है, बिना बोझ की शिक्षा। इसकी जो कमेटी गठित की गई थी उसका नेतृत्व किसने किया था? प्रोफेसर यशपाल ने। इसके बाद
ये कहाँ से लिया गया है? रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और संस्कृति से। ये 3 चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब फ्रेंड्स हम पढ़ते हैं एनसीएफ 2005 की विशेषताएं क्या है। सबसे पहली विशेषताएं, पाठ्यचर्या की जो भी संरचना है उसमें पर्यावरणीय शिक्षा यानी पर्यावरण शिक्षा को मुख्य बताया गया है। यानी हमें बच्चों को पर्यावरण के बारे में शिक्षा देनी है, सबसे ज़रूरी बात ये थी। इसके बाद नई नई टेक्निक्स को हम शिक्षा के अंतर्गत लाएं, यानी बच्चों को किन नए नए तरीक़ों से पढ़ाएं। जैसे पुराने टाइम की किताबें थी वो ब्लैक एंड वाइट आती थी, आज टाइम की किताबें कैसी आती हैं? कलर्ड आती है, उनमें अलग अलग कार्टून्स बने होते हैं, इस टाइप की आती हैं। तो यानी नई नई टेक्निक्स को कैसे लाए, वो भी बात किसने बताई थी? एनसीएफ 2005 ने बताई थी। इसके बाद इन्होंने ये एक इम्पोर्टेंट बात कही थी कि हम जो भी पढ़ाते हैं वो बच्चों को सेंटर में रखते हुए, बच्चा जैसे पढ़ना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग उनको पढ़ाया जाए। यानी एनसीएफ 2005 बाल केंद्रित शिक्षण को महत्वपूर्ण स्थान बताता है। इसके बाद उन्होंने कहा बच्चों के सर्वांगीण विकास पर बल दीजिए, यानी बच्चों को सिर्फ पढ़ाई का मत देखिए, उनका खेल का, उनकी क्रिएटिविटी का, उनकी सारी एक्टिविटी के बारे में ध्यान दीजिए आप। यानी छात्रों के सर्वांगीण विकास पर भी इस पर बल दिया गया है। नई नई टेक्निक को पढ़ाई के अंदर कैसे लाएं, उनको कैसे सिखाने में काम में लाएं, तो ये सारी चीज़ किसने बताई है? एनसीएफ 2005 ने। इसके बाद अब तक फ्रेंड्स देखिए 4 मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला, बाल केंद्रित होनी चाहिए। दूसरा, बिना बोझ के शिक्षा, यानी इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? कमेटी का नेतृत्व किसने किया था? प्रोफेसर यशपाल ने। और ये एनसीएफ 2005 कहाँ से लिया गया है, यानी इसका किस उदाहरण से लिया गया है, किस कृति से इसका उदाहरण लिया गया है? रविंद्रनाथ टैगोर की कृति सभ्यता और संस्कृति से। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, इसके कुछ और विशेषताएं देखिए। इसके बाद है आवश्यकता अनुसार परिवर्तन का प्रावधान करना, यानी हमें कोई भी अगर पढ़ाई में या कुछ और में, पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी खेल्स में और में बच्चों के सर्वांगीण विकास करने के लिए कोई भी परिवर्तन करने की जरूरत पड़ी तो आपको वो परिवर्तन इसमें करना है। ये भी एनसीएफ 2005 की विशेषता है कि हम इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। इसके बाद पाठ्य सहगामी क्रियाओं की अनिवार्यता, यानी सिर्फ पढ़ाने पे ध्यान न दिया जाए, इसके अलावा पढ़ाई के अलावा जो उसके साथ की क्रियाएं हैं, खेल कूद, व्यायाम, इन सब चीज़ों के बारे में भी ध्यान देना है। इसके बाद शिक्षा को व्यवसायोन्मुखी बनाना है, यानी शिक्षा को आप ऐसा बनाइए कि शिक्षा ग्रहण करने के बाद बालक व्यवसाय करने के अनुभव को प्राप्त कर चुके, या फिर यानी इतना अनुभव उसको आ जाए कि वो शिक्षा ग्रहण करने के बाद व्यवसाय स्टार्ट कर सकें, अपना कोई भी बिजनेस ओपन कर सकें। इसके बाद मानसिक स्तर व योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण, कि ये सबसे ज़रूरी बात है कि पाठ्यक्रम कैसा हो। ऐसा नहीं हो कि आप 5वीं क्लास के बालक को 7वीं या 8वीं तक पढ़ने के बालक के स्तर के अनुसार आप पाठ्यक्रम दें। यानी बच्चे का जैसा मानसिक स्तर होगा या जैसी उसकी योग्यता होगी उसके अकॉर्डिंग उसका पाठ्यक्रम होना चाहिए। ये बात भी कौन कहता है? एनसीएफ 2005। इसके बाद एक क्वेश्चन ये एग्जाम में आया हुआ है कि गुणवत्ता आयाम में बालकों के लिए संरचित अनुभव व पाठ्यक्रम सुधार को महत्व किसके द्वारा दिया गया है? यानी अनुभव, एक्सपीरियंस, यानी बच्चों के लिए एक्सपीरियंस और पाठ्यक्रम सुधार, इसको कौन महत्व दे रहा है? यानी ये सब बातें एनसीएफ 2005 में कही गई है कि गुणवत्ता आयाम में ये बातें हैं, जैसे कि जैसे एग्जाम में पूछा गई है कि गुणवत्ता आयाम में बालकों के लिए संरचित अनुभव और पाठ्यक्रम सुधार को महत्व किसके द्वारा दिया गया है? एनसीएफ 2005 के अंदर। इसके बाद शांति शिक्षा को बढ़ावा, महिलाओं के प्रति आदर और जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के कार्यक्रम का आयोजन करना, यानी स्कूल में ऐसे कार्यक्रम बनाना जिससे हम शांति शिक्षा को बढ़ावा दे सकें, महिलाओं के प्रति आदर या उनके प्रति जो जिम्मेवारी बनती है इसके बारे में बच्चे सीखें। इसके बाद
परीक्षा प्रणाली में सुधार का आयोजन, यानी एनसीएफ ये भी कहता है कि अब की जो वर्तमान की जो परीक्षा प्रणाली है वो सिर्फ रटन तो होती जा रही है, उसमें परसेंटेज पर ध्यान ज़्यादा दिया जा रहा है बच्चों की, यानी उस परीक्षा प्रणाली में भी थोड़ा सुधार किया जाए। इसके बाद निरंतर व व्यापक मूल्यांकन सीसीई की व्यवस्था करना। सबसे इम्पोर्टेंट बात, सीसीई की व्यवस्था की बात किस में कही गई है? ऑप्शन ऐसे दे दें, एनसीएफ 2005 या फिर आरटी 2009 या फिर और दो ऑप्शन दे दे कि किस में सीसीई निरंतर और व्यापक मूल्यांकन की व्यवस्था की बात की गई है। किस में बताओगे? एनसीएफ 2005 में। इसके बाद दो बातें आती है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली ये कि बच्चों में तार्किक चिंतन और समस्या समाधान की योग्यता विकसित करना, यानी बच्चों की पढ़ाई के अलावा खेल कूद सारी क्रियाएं इस तरीके से हो कि बच्चा तार्किक चिंतन कर सके, अगर कोई भी समस्या आए तो वो उस समस्या का समाधान करने योग्य हो। इस तरह की हमारी पढ़ाई होनी चाहिए। इसके बाद बालकों के ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना। कैसे? अगर आप बच्चे को कुछ पढ़ा रहे हो या कुछ सिखा रहे हो तो हमेशा उसको बाहरी जीवन से संबंधित करते हुए उस ज्ञान को आपको बच्चों को देना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि पढ़ाई सिर्फ रटन प्रणाली पे नहीं होनी चाहिए, सिर्फ रटना नहीं है, बच्चों को सिखाना है। और वो भी कैसे? कि बच्चों के बाहर के जीवन को उनसे जोड़ते हुए सिखाना है। और इस तरह से आप उनको सिखाते हुए बच्चों का चहुमुखी विकास कर सकते हो, यानी सब तरह का भावात्मक, क्रियात्मक, ज्ञानात्मक सब तरह का विकास उनका कर सकते हो। यानी उनका मानसिक विकास भी हो, उनका शारीरिक विकास भी हो, यानी सब तरह का विकास उनका होना चाहिए। इसके बाद और बच्चों को इस तरह से पढ़ाओ कि उनका समावेशी वातावरण तैयार करना चाहिए, यानी जिसमें वो अपने आप को ढाल सके, उस तरह का वातावरण हमें उन्हें देना चाहिए। जैसे अगर वो क्लासरूम में हैं तो क्लासरूम को थोड़ा मनोरंजनदायक बनाते हुए उनको पढ़ाना चाहिए, यानी वो बच्चा खुद को क्लास में ढाल सके, वो पढ़ने के लिए तैयार हो सके। इस तरह का वातावरण हमें बनाना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आज हमने पढ़ा कि एनसीएफ 2005 था, उसकी मुख्य बातें क्या थी, उनकी विशेषताएं क्या थी, यानी वो कहाँ से लिया गया था, किसको रिलेटेड करते हुए लिया गया था वो, और उसकी कमेटी का नेतृत्व किसने किया था, इसका मुख्य सूत्र क्या था, और इसका एक उद्देश्य करके सीखने पे बल, और इसके बाद की विशेषताएं, यानी इसमें किस शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। ऐसी कुछ बातें हमने इस वीडियो में पढ़ी हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी दिक्कत आई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप चाहते हैं मैं आगे भी ऐसे अच्छे वीडियो और बनाऊं, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।